जब हम लोग न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पढ़ते हैं तो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में बेसिकली स्टार्टिंग में एग्जांपल्स कैसे पढ़ते हैं हम लोग, जिसके अंदर कांस्टेंट फोर्स लगता है। अभी मैं पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ जिसके अंदर फोर्स कांस्टेंट नहीं रहेगा बट वो वेरिएबल रहेगा। मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ समझिए। यहाँ पे अगर हम बात करें फोर्स की तो क्वेश्चन में दिया रहेगा फोर्स अप्लाइड मे बी आइदर कांस्टेंट और इट मे बी अ वेरिएबल फोर्स। फोर्स वेरिएबल होने का क्या मतलब है? फोर्स क्योंकि एक वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टर के पास क्या क्या होता है? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो अगर मैग्नीट्यूड चेंज हुआ तो भी आप उसको वेरिएबल फोर्स कहोगे, डायरेक्शन चेंज हुई तो भी आप उसको वेरिएबल फोर्स करोगे। कभी कभी दोनों भी चेंज हो सकता है, वो भी कुछ क्वेश्चंस करा देंगे अपन। मैं कह रहा था कि फोर्स के इन दो टाइप के आपको क्वेश्चन आएंगे। अगर फोर्स कांस्टेंट है तो नेचुरली उस वजह से जो एक्सेलरेशन आएगा वो भी कांस्टेंट आएगा, और अगर फोर्स वेरिएबल है तो नेचुरली एक्सेलरेशन भी क्या रहेगा? वेरिएबल ही रहेगा। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो इस टाइप के मोशन को हम UAM ऐसा कहते हैं, विच इज कॉल्ड एज अ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। इसमें हमने क्या करना चाहिए? वो तीन इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करने चाहिए जो कि आपको आते होंगे पहले से। v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, देन अगेन v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस एस। ये तो अपन 8, 9, 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट ना हो, दैट मीन्स अगर वो वेरिएबल हो, तो आपको कैलकुलस का यूज करना चाहिए। ऐसी केसेस में एक्सेलरेशन का ये फॉर्मूला ज्यादातर काम में आता है, दैट इज लाइक यू कैन कॉल इट एज dv by dt। acceleration is rate of change of velocity with respect to time, और you can also write it down this way, v dv by ds। ये सब चीजें आपको एकदम बेसिकली जब 1D मोशन पढ़ाते स्टार्टिंग में तभी ये सब पढ़ा दिया जाता है। तो क्योंकि मैं ये कह रहा हूं कि सेगमेंट में हम लोग पढ़ने वाले हैं ऐसे क्वेश्चंस विच आर बेस्ड ऑन वेरिएबल फोर्स, तो ज्यादातर हम लोगों को ये फॉर्मूले काम में आएंगे, है ना। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग इन क्वेश्चंस को। तो देखिए एक क्वेश्चन में यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ। ऐसा कुछ मान के चलते कि एक स्मूथ टेबल है, इस स्मूथ टेबल के ऊपर ये कोई चैन हमने रख दिया, इस चैन का कुछ पार्ट नीचे की तरफ हैंगिंग है। ऐसा मानते कि इस चैन का टोटल मास कितना है? m, इस चैन का टोटल लेंथ कितना है? n, और टेबल स्मूथ है। मैं फ्रिक्शन वाले क्वेश्चंस नहीं पढ़ा रहा हूं, पहले विदाउट फ्रिक्शन पढ़ते अपन। अब मैं ऐसा मानता हूं कि ये जो हैंगिंग पार्ट है ये 1/3 ऑफ द लेंथ है, तो नेचुरली यहाँ पे टेबल के ऊपर कितना रहेगा? 2/3 रहेगा। अभी मैंने इस चैन को पकड़े रखा है, लेकिन मैंने जैसे ही इस चैन को छोड़ दिया, अगर मैंने उसको छोड़ दिया तो नेचुरली क्या होगा? ये चैन जो है नीचे स्लाइड होते जाएगा, क्योंकि फ्रिक्शन नहीं है, उसको रोकने टोकने वाला कोई फोर्स नहीं है। तो सीन कुछ ऐसा बनेगा भैया, सीन कुछ ऐसा आएगा। थोड़ी देर के बाद में यहाँ पे बना लेता हूँ। आप ये देख पाएंगे कि इस टेबल से पूरा का पूरा चैन नीचे स्लाइड हो चुका होगा, पूरा ऐसा दिखेगा आपको। और जब नीचे उतरेगा तो फाइनल मोमेंट पे उसने कुछ ना कुछ एक वेलोसिटी ग्रैब कर रखा होगा। वो वेलोसिटी मानो आपसे पूछा है, तो ये वेलोसिटी v हमको फाइंड आउट करना है। तो कैसे फाइंड आउट करें? ये क्वेश्चन बन गया वेरिएबल फोर्स का। क्यों बन गया आपको समझ में आया होगा। ये जो चैन नीचे की तरफ जा रही है वो क्यों जा रही है? क्योंकि इस चैन के अंदर कुछ ना कुछ एक हैंगिंग पार्ट है, और ये जो हैंगिंग पार्ट है उसके वजह से उसका अपना वेट है, और ये वेट अपने आप में एक पुलिंग फोर्स बनता है। इतने पार्ट का जो वेट है दैट पुल्स अप द होल काइंड ऑफ चैन ओवर हियर। अब क्या होगा ना, जैसे जैसे चैन नीचे नीचे जाएगी ये हैंगिंग पार्ट बढ़ते जाएगा। हैंगिंग पार्ट बढ़ेगा तो हैंगिंग वेट बढ़ेगा। वेट इज अ फोर्स, दैट मीन्स इसमें फोर्स का मैग्नीट्यूड बढ़ते बढ़ते जा रहा है। तो ये वाला क्वेश्चन डेफिनेटली वेरिएबल फोर्स का है। तो हम लोग इसको सॉल्व करते कैसे करेंगे? देखिए, ये आपका स्टार्टिंग सिचुएशन था, ये आपका एंडिंग सिचुएशन था। इन दोनों के बीच में का एक फोटो में खींच लेता हूं। मतलब यहां से स्टार्ट हुआ, ये एंड मोमेंट था, बीच वाली प्रोसेस में से मैंने एक फोटो खींच लिया। वो फोटो आपको कुछ ऐसा दिखेगा। देखिए, ऐसी थोड़ी बहुत चैन टेबल पे दिख जाएगा और थोड़ा बहुत चैन नीचे दिख जाएगा। अब नीचे जो हैंगिंग पार्ट है वो कितना मानता हूं? लेट्स से वो पार्ट हम लोगों ने x मान लिया। अब आगे मैं ये जानना चाहता हूं कि ये जो हैंगिंग पार्ट है उसका मास कितना रहेगा। लेट्स से मास ऑफ द हैंगिंग पार्ट।
तो ये मास ऑफ द हैंगिंग पार्ट, मास कैसे निकालते हैं, ये बहुत बेसिकली हम लोग पढ़ते हैं कि कोई बहुत बड़ा चैन है, उसके छोटे से टुकड़े का मास कैसे निकाला जाता है। बेसिकली व्हाट यू डू इज फर्स्ट यू टेक मास पर यूनिट लेंथ, है ना, इनटू क्या करना है आपको, वो जो भी टुकड़ा आप कंसिडर करें, जैसे इतना टुकड़ा कंसिडर कर रहा हूं, उसका लेंथ अपन ने कितना माना x, दैट्स इट। तो ये इसका मास हो गया। सपोज करो मैं इस मास के जगह पे वेट कंसिडर करता हूं, है ना, अगर मैंने मास के जगह पे यहाँ पे वेट लिख दिया तो क्या होगा, यहाँ पे सिर्फ आपको ग्रेविटी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैं ये भी तो कह सकता हूं ये जो वेट ऑफ हैंगिंग पार्ट है, इसी वेट की वजह से तो चैन नीचे आ रही है, तो दिस इटसेल्फ इज अ वेरिएबल फोर्स। तो ये वेरिएबल फोर्स को अभी मैं F नाम दे देता हूं। F इज इक्वल्स टू क्या बना, m/l xg, है ना। अब इसको मैं कंटिन्यू कर देता हूं। अब ये वाला जो पार्ट है, ये पार्ट मैं मिटा देता हूं क्योंकि इसको हम लोग पढ़ चुके हैं, और इतने पार्ट को मैं कंटिन्यू करता हूं। तो क्या पार्ट था अपना, फिर एक बार लिखते हैं, F इक्वल्स टू m/l इंटू एक्स जी, ऐसा करके। F अपने आप में क्या है, फोर्स, फोर्स इज व्हाट, टोटल मास इंटू एक्सेलरेशन। तो लिख देता हूं मैं मास इंटू एक्सेलरेशन m/l एक्स जी बोल के, दोनों में से m क्या हुआ, कैंसिल हो गया। फिर से वही बात जो अभी मैंने आपको पढ़ाई थी, क्योंकि वेरिएबल फोर्स है तो एक्सेलरेशन भी वेरिएबल है, और अगर ये वेरिएबल है तो हमने कैसा फंडा यूज करना चाहिए, ए के जगह मैं ऐसा कुछ यूज कर सकता हूँ v dv/dx काइंड ऑफ, ठीक है, अभी पढ़ाया था आपको। दैट इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या क्या बचा है, यहाँ पे ऐसा लिख देता हूँ g/n एक साथ लिखता हूँ, और यहाँ पे x। अब आप मैथमेटिक्स पढ़ते ही होंगे, मैथमेटिक्स में आपने डेरिवेटिव इंटीग्रेशन पढ़ रखा है, वैसे ही आपने डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ा होगा। तो डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं, नंबर ऑफ वेज है उसके। एक तरीका है मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल क्या सिखाता आपको, जैसे यहाँ पे dv है तो उसके साथ v की टर्म रखिए, बाकी आप dx को उधर भगाइए, मतलब g/n dx उधर जाएगा तो क्या बनेगा, x dx ऐसा हो जाएगा। अब हम लोग चाहे तो इसमें इंटीग्रेट कर सकते हैं ताकि हम लोग को कंप्लीट आंसर मिल जाए, क्योंकि ये जो x है ये x के चेन की एक इंटरमीडिएट वैल्यू थी, हम लोग को पूरा लेंथ n के लिए फाइंड आउट करना है। तो आगे बढ़ते, इसमें क्या हुआ था ना, इनिशियल डायग्राम आपको याद होगा, इनिशियली हैंगिंग पार्ट मैंने r/3 माना था, उस टाइम पे इनिशियली कोई स्पीड था नहीं। फाइनल मैंने जो डायग्राम बनाया था उसमें पूरा पूरा पार्ट हैंगिंग था, और उस मोमेंट पे मानो कोई स्पीड गैदर किया होगा उसने v सपोज, बस ये आंसर दे दो अपनी बात खत्म हो जाएगी। तो ये आंसर हाँ आसान है अभी तो बहुत ज्यादा। कैसे आएगा देखिए, v का इंटीग्रेशन हम जानते हैं v²/2 होता है, दैट इज इक्वल्स टू g बाय, यहाँ पे कांस्टेंट है, x का इंटीग्रेशन क्या आएगा x²/2। लेकिन हाँ साथ ही साथ रेंज पुट करना पड़ेगा, 0 to v रेंज है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे रेंज दिया हुआ है r/3 से लेके n। अब आगे बढ़ेंगे, जैसे ही आपने v पुट किया तो v²/2, 0 पुट करके तो कोई फायदा नहीं यहाँ पे, g और यहाँ पे 2 कांस्टेंट निकाल लो। अब यहाँ पे ऊपर में क्या आएगा, r² माइनस r²/9, ये हो गया सब्स्टिट्यूशन। और आगे बढ़ते तो v²/2 इज इक्वल्स टू, या तो आप 2 2 सीधा कैंसलेशन भी कर सकते थे, तो 2 हटा दिया आपने, यहाँ पे सिर्फ क्या बचा आपके पास v², g/n, और यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो 8n² डिवाइडेड बाय 9 आएगा। तो यहाँ से एक n जो है ऑलरेडी कैंसिल हो गया, और आपको याद करिए v फाइंड आउट करने बोला था इस क्वेश्चन में, तो v कैसे निकालोगे, बस इसका अंडर रूट कर दीजिए। तो 8 का अंडर रूट कितना आता है 2√2, ऊपर में gn बचा उसका रूट gn आएगा, और नीचे में 9 है तो 9 का क्या आएगा 3। तो ये आपका आंसर है, ठीक है, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है वेरिएबल फोर्स का। ऐसे एक और 2 क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं ताकि आपका कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। अभी मैंने ये जो क्वेश्चन पढ़ाया इसके अंदर हमने क्या किया था, फोर्स के मैग्नीट्यूड को चेंज किया। चलो एक बार डायरेक्शन को चेंज करके देखते हैं, है ना। ऐसा मानते हैं कि एक स्मूथ सरफेस है, इसके ऊपर आपने एक ब्लॉक कंसिडर किया जिसका मास क्या है m। इस ब्लॉक के ऊपर आपने एक फोर्स लगाया, ये फोर्स है F, जिसका मैग्नीट्यूड कितना मानते हैं अपन mg/3 सपोज करिए। अब अगर आप फोर्स लगाएंगे तो नेचुरली ब्लॉक का मूवमेंट होगा, बट मैं जो ये फोर्स लगा रहा हूं ना, मैं क्या करता हूं, ये फोर्स को लगाते हुए जैसे जैसे ब्लॉक आगे बढ़ेगा ना, ये फोर्स का मैं डायरेक्शन चेंज करते करते जाऊंगा। अब ऐसा मानिए कि सपोज इस मोमेंट पे, ये इस मोमेंट पे है ना,
ब्लॉक यहां से यहां पहुंच गया, कितने डिस्टेंस दूरी पे पहुंच गया, मानो s डिस्टेंस दूरी पे किया। क्योंकि ये रेक्टिलिनियर मोशन है तो जो डिस्टेंस है वही डिस्प्लेसमेंट है, s इज अ डिस्टेंस एज वेल एज डिस्प्लेसमेंट। इस मोमेंट पे आते आते ऐसा कुछ मानो कि फोर्स ने अपनी डायरेक्शन थीटा एंगल इंक्लाइन कर दी हॉरिजॉन्टल के साथ। बट वन मोर टाइम आई एम टेलिंग यू कि f का मैग्नीट्यूड हमने चेंज नहीं किया, सिर्फ हम लोग क्या चेंज कर रहे, डायरेक्शन चेंज कर रहे। तो इससे मैं दो बातें आपको पूछना चाहूंगा। पहली बात कि ऐसे में डायरेक्शन चेंज करते करते जाऊंगा तो आप जानते हैं एक मोमेंट पे तो डायरेक्शन वर्टिकल हो जाएगा। तो जब डायरेक्शन वर्टिकल होगा तो आप सबके दिमाग में ये आ रहा होगा कि भैया ये जो ब्लॉक है इसका कांटेक्ट टूट जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 वही कि अगर मैंने ये वाला फोर्स लगाया और इसको मैं इंक्लाइन करते गया 90 डिग्री तक भी करते गया, तो सवाल नंबर 1 ये है कि क्या ये ब्लॉक कांटेक्ट लूज करेगा। सवाल नंबर 2 ये है कि यहां से लेके यहां पहुंचने तक के उसने कुछ ना कुछ वेलोसिटी ग्रैब किया होगा, वो वेलोसिटी आपको निकालना है। ये दो बातें अपन करने की कोशिश करते हैं। इन दोनों बातों के लिए इस मोमेंट पे मैं काम करता हूं, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूं। उतना तो हम सबको आता है। फ्री बॉडी डायग्राम कैसा है, इन भाई साहब से पूछा क्या क्या फोर्सेस है, इन्होंने कहा कि एक वेट तो सबसे पहले दिख जाएगा, जिस भी सरफेस पे रखे हो वो सरफेस से आपको क्या मिलेगा, नॉर्मल रिएक्शन मिलेगा। एंड वन मोर थिंग आई कैन डू इज कि ये f को मैं कंपोनेंट्स में ब्रेक डाउन कर लूँ, तो ये वाला कंपोनेंट बनेगा f cos थीटा, जबकि ये वाला कंपोनेंट क्या बनेगा, f sin थीटा। ऐसा करके इस फ्री बॉडी डायग्राम में सबसे पहले मैं वर्टिकल फोर्सेस को बैलेंस करना चाहता हूं। तो वर्टिकल फोर्सेस को अगर मैं बैलेंस करने की कोशिश करूं तो ऊपर जाने वाले फोर्स है n f sin थीटा और नीचे आने वाला फोर्स कौन सा है, mg। तो यहाँ से n का वैल्यू क्या आ जाएगा, mg, ये इधर जाएगा माइनस f sin थीटा। अभी आप ये समझते होंगे कि mg इज अ कांस्टेंट थिंग माइनस f sin थीटा। आप देखिए थीटा एक वेरिएबल टर्म था, क्योंकि थीटा वेरिएबल है तो साइन थीटा भी वेरिएबल है। और आप ये समझते होंगे कि ये कांस्टेंट है माइनस, देखिए ना कांस्टेंट माइनस f का वैल्यू मैंने क्या कंसीडर कर लिया, mg/3, जैसे कि क्वेश्चन में दिया था। और साइन थीटा का अगर मैं मैक्सिमम वैल्यू कंसीडर करूं तो नेचुरली n का मिनिमम वैल्यू आएगा। ये तो कॉमन सेंस है मैथमेटिक्स फर्स्ट सेकंड स्टैंडर्ड का, कि अगर आप किसी में से कोई सबसे छोटी चीज माइनस करेंगे तो आपका आंसर सबसे बड़ा निकल के आएगा। यही मैं करने की कोशिश किया, और वाइस वर्सा। अभी मैंने एक्चुअली यहाँ पे क्या किया है, किसी चीज में से सबसे बड़ी चीज माइनस किया तो सबसे छोटी चीज आपको मिलेगी, ऐसा कुछ। तो आंसर कितना आता है देखते हैं। n मिनिमम इस केस में जो आएगा क्रॉस प्रोडक्ट करके वो क्या आएगा, ट्वाइस mg/3। और जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे सारी चीजें पॉजिटिव है, मतलब n मिनिमम का आंसर क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। n मतलब क्या है, नॉर्मल रिएक्शन। और जहां तक आपने पढ़ा है कि n की 3 वैल्यूज हो सकती है, एक तो पॉजिटिव, या तो 0, या तो निगेटिव। बेटा नॉर्मल रिएक्शन पॉजिटिव होना मतलब बॉडी का सरफेस के साथ कांटेक्ट है, पक्का है। n का वैल्यू 0 होना मतलब बॉडी जो है इट इज ऑन द वर्ज ऑफ लूजिंग कांटेक्ट। और अगर n का वैल्यू निगेटिव आ गया किसी क्वेश्चन में तो 110% उस बॉडी का सरफेस के साथ कोई कांटेक्ट नहीं है। ये बातें आप कभी ना भूलें। तो अभी हमारे पास आंसर क्या आया, पॉजिटिव आंसर आया। क्योंकि आंसर पॉजिटिव आया तो 110% हम लोग श्योर है कि बॉडी जो है सरफेस के साथ कांटेक्ट में रहेगी, वो कांटेक्ट कभी नहीं टूटेगा। चलो पहला पॉइंट हमारा सेटिस्फाइड हो गया, क्लियर हो गया। अब दूसरा पॉइंट हम लोग पढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट हम लोग क्या चाहते थे कि इस मोमेंट पे हम लोग उसका वेलोसिटी निकाल लें। ठीक है, वेलोसिटी भी निकाल लेंगे। उसके लिए एक एडिशनल पॉइंट मैं आपको दे देता हूँ। एडिशनल पॉइंट ये दे देता हूँ कि मैंने कहा था ना कि ये थीटा वेरिएबल है, तो वेरिएबल किसी पे तो डिपेंड करेगा। मैं मान के चलता हूँ कि ये थीटा का वैल्यू कुछ ऐसा दिया है लैम्बडा एस करके, मतलब ये थीटा किस पे डिपेंड कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड कर रहा है। तो इस हिसाब से हम आगे बढ़ते हैं। आगे कैसे बढ़ेंगे देखते हैं। अभी अभी मैंने यहाँ पे कौन से फोर्सेस लिखे, वर्टिकल फोर्सेस। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द हॉरिजॉन्टल फोर्सेस। तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल फोर्स एक ही बचा है, कौन सा, F cos थीटा। ध्यान रखे ये F के टुकड़े हो चुके हैं, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल। तो ओरिजिनल F तो बचा ही नहीं, अभी वर्टिकल के बारे में ऑलरेडी मेंशन कर दिया। बचा सिर्फ क्या है, हॉरिजॉन्टल, दैट इज F cos थीटा। और आप जानते हैं हॉरिजॉन्टली क्योंकि एक ही फोर्स दिख रहा है तो उस वजह से इस बॉडी के लिए कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन मिला होगा। तो होगा क्या,
एफ कॉस थीटा इज द अनबैलेंस्ड फोर्स, इसी वजह से रिजल्टेंट फोर्स आएगा। रिजल्टेंट फोर्स मतलब क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, है ना। एकदम डे वन से अपन शुरुआत करते हैं न्यूटन लॉज ऑफ मोशन की इस तरीके से। तो ऐसा होगा, एक बार फिर से डायग्राम में देखिए, हॉरिजॉन्टली एफ कॉस थीटा भगा रहा है, तो हॉरिजॉन्टली जो एफ कॉस थीटा भगा रहा है उसी वजह से नेट फोर्स आएगा। नेट फोर्स क्या रहेगा, ऑफ कोर्स ऑलवेज मास इनटू एक्सेलरेशन। अब हम आगे बढ़ते, तो एफ का वैल्यू इन्होंने दिया था अपने को mg/3 कॉस थीटा के जगह लैम्बडा एस लिख दिया, m इंटू ए कर दिया ऐसा, तो m और m क्या हो जाएगा, कैंसिल। वन मोर टाइम यहाँ पे जो a आया, a इज एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन वेरिएबल है क्योंकि फोर्स वेरिएबल है, क्योंकि फोर्स की डायरेक्शन वेरिएबल है। तो एक्सेलरेशन अगर वेरिएबल है तो वेरिएबल के फॉर्मूला v dv/ds ऐसा हम लोग नोट कर सकते हैं, आराम से नोट भी कर लिया हमने। अब आगे बढ़ते हैं, इसमें से फिर से वही तरीका यूज करेंगे जो मैंने बताया था अभी आपको, मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल वाला। तो इसमें अपन क्या करते, v dv को इधर रखते, ds को इधर भगाते थे। तो यहाँ पे क्या था, g/3 था, cos ऑफ लैम्बडा s था, यहाँ से ds आ जाएगा। अब आप यहाँ पे इंटीग्रेट कर पाएंगे, कांस्टेंट बाहर छोड़ के इंटीग्रेट कर लो। तो इनिशियली तो बॉडी ये वॉज एट रेस्ट, है ना, कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं, कोई स्पीड नहीं। एट एनी रैंडम डिस्प्लेसमेंट s मानो स्पीड उसने गैदर किया होगा v, ऐसा हम नाम दे दिया। आप कुछ भी दे सकते हैं ना, v के जगह v' नाम दे सकते हैं, v0, वो आपके ऊपर है। आगे g/3 आपने कांस्टेंट रखा, cos का इंटीग्रेशन आपने पढ़ा होगा बेसिक फिजिक्स के अंदर, साइन होता है। एक और बात आपने पढ़ी होगी, अगर इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू s है तो s के साथ ये जो लैम्बडा है वो नीचे आएगा, यही इंटीग्रेशन का तरीका होता है। और अपने पास क्या है, 0 to s, ये आपकी रेंज दिया है। यहाँ पे v का इंटीग्रेशन आएगा v²/2, और यहाँ पे भी रेंज क्या है, 0 से लेके v। आगे बढ़ते हैं, जैसे ही आपने s के जगह s पुट किया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, वो एज इट इज आएगा, साइन लैम्बडा इज डिवाइडेड बाय लैम्बडा। और 0 पुट करके फायदा नहीं होगा क्योंकि साइन 0 0 होता है। और यहाँ पे जैसे ही आपने पुट किया तो आंसर क्या आएगा, v²/2 आ जाएगा। तो यहाँ से आपका v का आंसर जो चाहते थे वो आ चुका है। कैसे, आप 2 को उधर शिफ्ट कर लेना, तो 2g/3 साइन लैम्बडा s है, या आप साइन थीटा लिखो, जैसे भी आपकी मर्जी है, लैम्बडा, एंड दैट इज इक्वल्स टू v²। अगर आपको v का आंसर चाहिए तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, स्क्वायर रूट। सो दैट इज योर आंसर। ठीक है, तो अभी इस सेगमेंट में मैंने 2 क्वेश्चन पढ़ा है, विच वेयर अगेन बेस्ड ऑन वेरिएबल फोर्स मेथड। ठीक है, और भी कुछ क्वेश्चंस पढ़ेंगे डेफिनेटली।